रीबर्थ ऑफ विलन्स परफेक्ट स्टोरी एपिसोड 13। मृत्युंजय शिवांगी को कमरे में लेकर गया और उसे बेड पर लेटाया। फिर कमरे का दरवाजा बंद करने बढ़ा और कमरे को अंदर से लॉक किया और शिवांगी की तरफ बढ़ने लगा तो शिवांगी बेड से उठी और बोली, ये ठीक नहीं है, समझे? जो तुम्हें चाहिए था मैंने तुम्हें कल दे दिया था, तो फिर से क्यों? देखो, तुम ऐसा सब कुछ नहीं करोगे। मृत्युंजय ने शिवांगी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, मैं ऐसा ही करूंगा और वैसे भी तुम्हारी प्रेगनेंसी के सिर्फ स्टार्टिंग के 2 महीने ही तो है जब मैं तुम्हारे करीब जा सकता हूं और उसमें से भी 15 दिन ऑलरेडी जा चुके हैं। बचे सिर्फ 1.5 महीना तुम मुझे खुद को दे दो, बाकी की बचे 7 महीने तो वैसे भी मुझे तुमसे दूर रहना है। शिवांगी इस पर उदास सा चेहरा बनाते हुए बोली, देखो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, जो करना है रात को करना, प्लीज अभी नहीं, अभी मेरी बॉडी में बहुत पेन है। मृत्युंजय ने कहा, तुम्हें पेन हो रहा है तो तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया? चलो मैं तुम्हें वॉशरूम में लेकर जाता हूं और अपने हाथों से तुम्हारी प्यारी सी बॉडी को मसाज देता हूं। शिवांगी समझ रही थी कि मृत्युंजय का मसाज देना आखिर होता कैसा है। शिवांगी अपने कदम पीछे बढ़ा रही थी और मृत्युदंड अपने परम शिवांगी है करीब, लेकिन शिवांगी आखिर में कितना पीछे जा सकती थी? उसकी पीठ दीवार से चलेगी और मृत्युंजय बिल्कुल उसकी आंखों के सामने आ गया और अपने दोनों हाथ सीधा दीवार पर टिका दिए ताकि शिवांगी भागने की कोशिश ना कर पाए। शिवांगी बस मृत्युंजय की आंखों में देख रही थी और मृत्युंजय शिवांगी की आंखों में देख रहा था। दोनों ही आंखों में एक दूसरे से काफी बातें कर रहे थे। जहां शिवांगी मृत्युंजय को दूर जाने को कह रही थी तो मृत्युंजय आंखों से ही कह रहा था कि वह उससे दूर नहीं जाएगा। मृत्युंजय अपना चेहरा शिवांगी के चेहरे के करीब ले जाता रहा और शिवांगी ने अपनी आंखें बंद कर ली और देखते ही देखते दोनों के होंठ आपस में उलझ गए। मृत्युंजय के हाथ शिवांगी के चेहरे और गर्दन पर थे और वही शिवांगी के हाथ अपने आप ही मृत्युंजय की पीठ पर चल अपने नाखून उसकी शर्ट के द्वारा चुभाने लगे थे। दोनों दीवार से कब के हट चुके थे और इधर उधर चलते हुए एक दूसरे को बड़े ही पैशन के साथ किस करते रहे। दोनों को ही नहीं समझ आ रहा था कि कहाँ रुकना है, बस दोनों हैं एक दूसरे के किस में खोते रहे। कभी शिवांगी अपनी किस से मृत्युंजय को पीछे धकेलती है तो कभी मृत्युंजय अपनी किस से शिवांगी को पीछे की तरफ ले जाता और शिवांगी अचानक से बेड पर गिर गई और मृत्युंजय उसके ऊपर जाकर उसे और भी ज्यादा डीपली किस करने लगा। मृत्युंजय के हाथ शिवांगी की बॉडी पर मूव कर रहे थे और शिवांगी अपने हाथ मृत्युंजय की पीठ पर मूव करा रही थी। जब मृत्युंजय को एहसास हुआ कि शिवांगी के सांसें और उखड़ने लगी हैं तो उसने उसके होठों को छोड़ा और उसके गर्दन को निशाना बनाया और उसे किस करने लगा और शिवांगी गहरी गहरी सांस लेते हुए उसे मृत्युंजय के कंधे पर छोड़ती रही। शिवांगी धीरे से अपनी इंटेंस वॉइस में बोली, प्लीज मृत्युंजय, किस मत करो, कुछ और करो, आई वॉन्ट यू मृत्युंजय। मृत्युंजय समझ रहा था कि शिवांगी को आखिर क्या चाहिए, लेकिन मृत्युंजय इस चीज के लिए रेडी था ही नहीं। वो तो बस उससे थोड़ी देर पहले शिवांगी के साथ मजाक कर रहा था। वो उसके साथ बिल्कुल भी इंटीमेट होना नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता था कि शिवांगी की बॉडी बहुत वीक है और उसकी बॉडी के साथ छेड़छाड़ करना मतलब शिवांगी और उसके दोनों बच्चों को खतरे में डालना। मृत्युंजय तरह शिवांगी के ऊपर से उठ गया और अपने कपड़े ठीक करते हुए बोला, मुझे क्या पता था कि मेरा मजाक मुझ पर ही भारी पड़ जाएगा, सो जाओ शांति से। और उसके बाद मृत्युंजय बिना कुछ कहे वहां से चला गया और शिवांगी बेड पर अपने दोनों हाथ फैलाते हुए गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर मृत्युंजय ने आखिर यह किया। मृत्युंजय के जाने के बाद शिवांगी ने अपनी आंखें खोली और गहरी सांस लेते हुए बोली, एक तो मेरे अंदर इतनी आग लगाते हो और फिर उसे बिना बुझाए भाग जाते हो। मैं इसकी सजा तुम्हें जरूर दूंगी मृत्युंजय। और शिवांगी ने कहने के बाद अपनी आंखों हाथों की मुठिया बांध ली। लगभग 1 घंटे बाद निश्चय मेंशन वापस आया। शिवांगी तनु को अपने पास लेकर सो रही थी और मृत्युंजय किसी काम से बाहर चला गया था। अब बस निश्चय का इंतजार करने वाली आलिया ही बची थी जो कब से हाल में चक्कर काटे जा रही थी। जैसे ही निश्चय ने अपने कदम मेंशन के अंदर रखे, आलिया की नजर उसे पर गई। आलिया ने अपने कदम निश्चय की तरफ बढ़ाए और बोली, थैंक गॉड कि तुम वापस आ गए, मुझे लगा कि आज तुम आओगे ही नहीं। निश्चय भी आलिया की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। उसके पास आते ही सबसे पहले निश्चय ने आलिया को एक लॉन्ग पैशनेट किस किया और उसके बाद उससे दूर होते हुए बोला, आता क्यों नहीं? आखिर मेरी होने वाली बीवी मेरा कब से इंतजार कर रही है और मैं उसके इंतजार को ऐसे ही वेस्ट जाने देता? बिल्कुल भी नहीं। वादा किया था कि आऊंगा तो आ गया। और उसके बाद निश्चय डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गया और बोला, वैसे खाने में क्या है आज? वैसे मेरा आज थाई खाना खाने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज उसे बनवा देना।
आलिया भी निश्चय के पीछे आते हुए बोली, सॉरी पर थाई खाना तो नहीं बनेगा क्योंकि आज शिवांगी मृत्युंजय यहाँ ही रुकने वाले हैं, तो सोच रही उनकी पसंद का कुछ बनवा दूं। शिवांगी मेंशन आई है। ये सुनकर निश्चय रुका और पीछे पलटकर आलिया को देखा और बोला, शिवांगी यहाँ आई है, कहाँ है? कहते हुए निश्चय आलिया के पास आ गया तो आलिया ने कहा, अभी तुम उससे नहीं मिल सकते क्योंकि शिवांगी तनु सो रहे हैं और तुम उन्हें डिस्टर्ब मत करना क्योंकि तनु खेलकर थक गई थी इसलिए सो गई और शिवानी को रेस्ट की नीड थी इसलिए सो गई और मृत्युंजय से किसी काम से बाहर गया है। ये सुनकर निश्चय ने वापस अपने कदम डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ाए और टेबल से एप्पल उठाकर अपने मुंह में लेते हुए बोला, किसी काम से गया या फिर किसी आइटम से मिलने गया है? आखिर बीवी तो प्रेग्नेंट हो चुकी है, 9 महीने के लिए बीवी को तो परेशान कर नहीं सकता, क्या पता अपने आप को, अपनी बॉडी को सेटिस्फाई करने के लिए गया हो। निश्चय की इस अजीब बात पर पीछे से सख्त आवाज आई, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता है निश्चय राठौर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक लड़की के लिए अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देते हैं, लेकिन शायद तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो ही नहीं। प्लेबॉय को आखिर पति पत्नी के रिश्ते के बाद क्या समझ आएगी? निश्चय को ऐसी बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए वो बोला, मैं भूल गया था कि तुम मेरी बहन से बहुत प्यार करते हो और तुम किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते और मुझे तुम्हारी यह बात बहुत पसंद है क्योंकि मेरी बहन के साथ कोई गद्दारी करे मुझे बर्दाश्त नहीं, तो ऐसे ही बने रहो, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। और उसके बाद निश्चय शांति से जाकर सिर चेयर पर बैठ गया। मृत्युंजय इस पर हाथ बांधकर बोला, तो मुझे भी पसंद नहीं आता कि कोई मेरी बहन के साथ गद्दारी करे, उसे बोले कि वह उससे बहुत प्यार करता है लेकिन बाहर न जाने कितनी लड़कियों के साथ मुंह काला करवाकर घर लौटता है। आलिया इस पर मृत्युंजय के फेस को देखने लगी और निश्चय ने गुस्से से मृत्युंजय को देखा और बोला, जीजा जी, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं अब। मृत्युंजय इस पर एक डेविल स्माइल करी और बोला, मैंने तो अपनी लिमिट क्रॉस करना बहुत पहले ही सीख लिया था और बहुत सही चीजों के लिए मैं अपनी लिमिट क्रॉस करता हूँ, लेकिन शायद आप बहुत गलत चीजों के लिए अपनी लिमिट क्रॉस करना बहुत पहले ही शुरू कर चुके हैं, इसीलिए आज एक प्लेबॉय के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। आपको लोग बिजनेसमैन से कम लेकिन एक प्लेबॉय के नाम से ज्यादा जानते हैं मिस्टर राठौर। कोई आपके काम को सराहना नहीं देता, सिर्फ यही कहता है कि निश्चय राठौर एक प्लेबॉय है जिनको सिर्फ लड़कियों का जिस्म चाहिए। निश्चय को मृत्युंजय के मुंह से अपने बारे में ऐसा सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन भला वो इसका क्या ही जवाब दे सकता था मृत्युंजय को, क्योंकि जो भी मृत्युंजय बोल रहा था वो एकदम सच था। निश्चय ने अपनी नजर आलिया की तरफ की तो आलिया ने अपना मुंह फेर लिया। मृत्युंजय कहा, आलिया की तरफ मत देखो, वह भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहेगी जो कि उसको प्यार करने की बजाय दुनिया की हर एक लड़की को प्यार करता है। निश्चय इस पर गुस्से से खड़ा हुआ और डाइनिंग टेबल पर हाथ मारते हुए बोला, मैं सिर्फ आलिया से प्यार करता हूँ, बाकी लड़कियां सिर्फ मेरा खिलौना है, लेकिन आलिया मेरा प्यार है, मेरी मोहब्बत है, इश्क है, मेरा पागलपन है, मेरा जुनून है, और मुझे तुम जैसे इंसान को अपनी मोहब्बत साबित करने का कोई शौक नहीं है। मृत्युंजय इस पर नॉर्मली बोला, मैं चाहता भी नहीं कि तुम मेरे सामने अपनी मोहब्बत साबित करो, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम आदिया के साथ रहो और सिर्फ उसी से मोहब्बत करो, किसी और के पास मत जाओ, चाहे तुम उसे खिलौना समझकर ही इस्तेमाल क्यों ना करते हो। और उसके बाद मृत्युंजय गणेश जी से और कुछ नहीं कहा और वहां से शिवांगी के कमरे की तरफ चला गया। आलिया अभी वहां से जाने लगी तो निश्चय ने अपनी तेज तर्रार आवाज में उसे रोका, रुको। आलिया रुक गई, लेकिन उसने अपनी नजरें निश्चय की ओर नहीं करी और निश्चय चलकर आलिया की तरफ आया और उसकी बाह पकड़कर अपनी तरफ की और बोला, क्या तुम्हें मेरा प्लेबॉय होना पसंद नहीं? आलिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी नजरें नीचे ही किए हुए थे। तो निश्चय ने इस बार थोड़ा तेज बोला, मुझे बताओ, क्या तुम्हें मेरा प्लेबॉय होना पसंद नहीं? क्या तुम्हें नहीं पसंद कि मैं किसी और लड़की के साथ रहूं? आलिया ने इस पर अपना चेहरा ऊपर उठाया तो निश्चय हैरान हो गया, क्योंकि आलिया की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो उन आंसुओं को बहते दे रही थी और बोली, कौन लड़की होगी जिसे यह मंजूर होगा कि उसका होने वाला पति न जाने कितनी लड़कियों के साथ रातें बताता है? कौन सी ऐसी लड़की होगी जो एक ऐसे इंसान के साथ रहना चाहेगी कि वो एक प्लेबॉय है? निश्चय इस पर गुस्से से बोला, तो जिस दिन मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया था उस दिन नहीं बोल सकती थी कि मुझे तुम्हारा प्लेबॉय होना नहीं पसंद? निश्चय, मैं खुद को कंट्रोल कर सकता था ना, लेकिन नहीं, मैंने तो तुम्हारे सामने भी लड़कियों के साथ वह सब किया है, लेकिन तुम कुछ नहीं बोली, सिर्फ देखती रही। अब इसे मैं क्या समझ? आलिया बोलो। आलिया इस पर बोली, क्योंकि मुझे सिर्फ तुमसे मतलब था, तुम्हारी फितरत से नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती थी, तुम्हें पाना चाहती थी। मैं बस ये चाहती थी कि तुम सिर्फ शादी मुझसे करो,
प्यार मुझे करो, बाकी तुम लड़कियों को खिलौना समझते हो, उनका इस्तेमाल करते हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब से इंडिया आई हूं ना, तब से असल मायने में मैंने प्यार का मतलब सीखा है। और सच मानो तो अब मुझे तुम्हारा प्लेबॉय होना नहीं पसंद। पिछले 5 सालों में भले ही मैंने कोई रिएक्ट ना किया हो, मुझे शायद अच्छा लगता था तुम्हारा प्लेबॉय होना क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी पर मैच करता है, पर अब मुझे नहीं पसंद तुम्हारा प्लेबॉय होना। आलिया ने खुद को शांत किया और बोले, शायद इसीलिए मैं पापा से नहीं बोल पा रही थी। मैं तुम्हारे बारे में न बता पा रही थी। सच था, वो सही बोलते थे कि मुझे तुम जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करनी चाहिए। तुम कब अपने रंग दिखा दो, कब तुम किसी और लड़की की तरफ झुक जाओ। क्या भरोसा, जो हर दूसरी लड़की पर फिसलता है, उसके साथ अपनी रात रंगीन करता है, वो मुझे कब छोड़ दे, उसका क्या भरोसा निश्चय। और इसीलिए मैं ये चाहती हूं कि अगर तुम्हें मैं चाहिए तो तुम अपनी यह पर्सनैलिटी छोड़ दो। नहीं तो कोई बात नहीं, रहो अपनी पर्सनैलिटी के साथ, लेकिन फिर मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं रह पाऊंगी। और इसके बाद पापा मेरी शादी कहीं भी कर दे, मैं वहां कर लूंगी शादी। कम से कम उस इंसान के अंदर मेरे लिए रिस्पेक्ट तो होगी, कम से कम वो सिर्फ मुझसे तो प्यार करेगा। अलग अलग जगह तो नहीं जाएगा अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए, अपने प्यार को बढ़ाने के लिए। उसे जो चाहिए होगा मैं दे दूंगी, लेकिन ऐसे इंसान के साथ में शादी नहीं करूंगी जिसकी पर्सनैलिटी एक प्लेबॉय की हो। आलिया ने अपनी बात कही और वहां से चला गया। गोयनका इंडस्ट्री। गोयनका इंडस्ट्री गोवा की बहुत ही फेमस इंडस्ट्रीज में से एक थी। भले ही यह ऑल ओवर द वर्ल्ड में इतनी फेमस नहीं थी, लेकिन इंडिया में फेमस थी। इंडिया में हर कोई गोयनका इंडस्ट्री और इसके मालिक अर्थ गोयनका को बहुत अच्छे से जानते थे और उसके रिस्पेक्ट करते थे। और वैसे भी अर्थ रिस्पेक्ट के लायक था, क्योंकि वह हमेशा लोगों की उनकी चीजों की रिस्पेक्ट करता था और बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन था। अर्थ इस वक्त अपनी कंपनी में था और अपने एम्प्लॉयज के साथ एक मीटिंग ले रहा था। इस वक्त अर्थ के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वह एक्सप्रेस प्लस अपनी हेड चेयर पर बैठा हुआ था और उसके ठीक सामने प्रेजेंटेशन पर्दे पर चल रही थी, जिसे प्रेजेंट अर्थ का ही एक एम्प्लॉय कर रहा था। उस एम्प्लॉय के फेस पर पसीना था क्योंकि यह उसका फर्स्ट प्रेजेंटेशन था। उसे डर लग रहा था कि अगर उसकी प्रेजेंटेशन में कहीं भी गड़बड़ी हुई तो अर्थ शायद उसे पर गुस्सा कर सकता है, लेकिन अर्थ कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। वो बस प्रेजेंटेशन पर फोकस कर रहा था। लगभग 1.5 घंटे की प्रेजेंटेशन के बाद वो आदमी शांत हुआ और अर्थ खड़ा हुआ और क्लैप करते हुए बोला, बहुत अच्छा रहीम, तुम्हारी फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी और तुमने बहुत अच्छे से इसे प्रेजेंट किया। हाँ, कहीं कहीं कुछ गलतियां थी, लेकिन जैसे जैसे करते रहोगे अपने अंदर निखार लाते रहोगे। मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है। अच्छा, और अब तुम अपने हिसाब से 3 और एम्प्लॉय चूज कर सकते हो और इस प्रोजेक्ट पर वर्क करना शुरू कर दो। अर्थ ने उसके बाद अपने सभी एम्प्लॉय को स्माइल पास करें और फिर अपनी केबिन की ओर चला गया। अर्थ के पीछे पीछे अर्थ का असिस्टेंट ऋषि वहां आया और बोला, सर आपकी मीटिंग फिक्स हो गई है मिस्टर अग्निवेश के साथ, आपको मुंबई जाना होगा। अर्थ इस पर मुस्कुराते हुए अपनी चेयर पर बैठा और बोला, दैट्स ग्रेट, वैसे भी बहुत एक्साइटेड हूं मिस्टर अग्निवेश के साथ मीटिंग के लिए। मुझे उनके साथ भी एक प्रोजेक्ट करना है और यह प्रोजेक्ट मेरे सपनों में से एक है जिसे मुझे मुकम्मल करना है। मिस्टर अग्निवेश जैसा बिजनेसमैन मैंने आज तक नहीं देखा। उनके बारे में बहुत सुना है कि वह किस तरीके के बिजनेसमैन है, किस तरीके के आदमी है, किस तरीके के अच्छे दोस्त हैं, किस तरीके के दुश्मन हैं, पर आज तक रूबरू मुलाकात नहीं हुई उनसे। अब मुझे उनसे मिलना है और जानना है कि कैसे कि उन्होंने अपने इस बिजनेस की शुरुआत, जिसने उन्हें सिर्फ 5 साल के अंदर अंदर इतनी तरक्की दिल दे, जो मैंने 10 साल के करियर में नहीं कर पाया। ऋषि वहां से चला गया और अर्थ का फोन रिंग हुआ तो उसने फोन उठाकर देखा तो उसे पर नंबर शो हो रहा था लाइफलाइन, क्योंकि अर्थ की पत्नी भूमिका का था। अर्थ ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से किसी की परेशान भरी आवाज आई तो अर्थ हैरान हो गया और बोला, मैं अभी हॉस्पिटल आ रहा हूँ। CTS हॉस्पिटल, गोवा। अर्थ की कर अस्पताल के बाहर आकर रुकती है और वह तुरंत अस्पताल के अंदर जाता है और रिसेप्शन से अपनी पत्नी भूमिका के कमरे की जानकारी लेता है और तुरंत लिफ्ट से होते हुए उस तरफ चला जाता है। अर्थ के चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिख रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था कि जैसे उससे कोई चीज छीन रही हो। वो कॉरिडोर से होते हुए आगे आया तो देखा कि उसकी फैमिली थोड़ी मायूसी से इधर उधर टहल रही थी, जिसे देखकर उसके अंदर की घबराहट ने और ज्यादा जगह बना ली और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, भूमिका कहाँ है? अर्थ की माँ प्रतिज्ञा अर्थ के पास आए और उसके गले लगकर जोर जोर से रोते हुए बोली, भूमिका की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है अर्थ, डॉक्टर ने कहा है हम किसी एक को ही बचा सकते हैं, या तो बच्चा या तो माँ।
मैं तो उन्हें ये भी बोल चुकी कि माँ को बचा लो, पर उन्होंने कहा कि यह उनके हाथ में नहीं है। डिलीवरी के बाद ही पता चलेगा किसका जिंदा रहना तय है। आर्थ तो अपनी माँ की बात सुनकर हैरान हो गया और वो ओटी की तरफ देखने लगा जहां पर भूमिका की डिलीवरी हो रही थी और अंदर से भूमिका की चीखने चिल्लाने की आवाजें बाहर आ रही थी, जो सुनकर अर्थ को गुस्सा भी आ रहा था और भूमिका के लिए डर भी लग रहा था। तभी अचानक से एक बहुत ही खतरनाक चीख भूमिका के मुंह से निकली और अचानक से वो चीख दब गई और एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर एक छोटे से बच्चे को टॉवल में लपेटकर बाहर आए और उस बच्चे को अर्थ को देते हुए बोले, कंग्रेचुलेशन मिस्टर गोयनका, आपको बेटा हुआ है। प्रतिज्ञा जी ये सुनकर बहुत खुश हुई कि उनके घर पर उनका वारिस आया है और उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर के हाथ से उस बच्चों को लिया और उसके प्यारे से नन्हे चेहरे को देखने लगी जो बहुत मासूमियत से भरा था। लेकिन वही अभी तक अर्थ ने के बच्चे का चेहरा भी नहीं देखा। उसने डॉक्टर से सीधा कहा, भूमिका कैसी है? डॉक्टर, जो बहुत ही खुशी से ये खबर अर्थ को देने आए थे, उनका चेहरा लटक गया और वो बोले, आई एम सॉरी मिस्टर गोयनका, पर उनके पास वक्त नहीं है, आप उनसे मिल सकते हैं। इससे आगे डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा और वह चले गए। ये सुनकर तो अर्थ, प्रतिज्ञा जी और अर्थ के पिता मनीष जी के पैरों तले जमीन के खिसक गई और अर्थ तुरंत ओटी के अंदर भाग जहां पर बेजान भूमिका लेटी हुई थी। भूमिका का आधा शरीर मशीनों से घिरा हुआ था, उसके हाथ पर, पैर पर, और कोहनी पर सरेंज लगी हुई थी। भूमिका को किसी के आने की आहट सुनाई दी तो उसने अपनी आंखें खुली और देखा तो सामने अर्थ था, जिसे देख वो दर्द में भी मुस्कुरा दी। अर्थ ने अपनी आंखें बंद करी और उसकी आंखों के किनारियों से आंसू बहने लगे और वो तुरंत भूमिका के पास आया और बैठते हुए उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए बोला, तुम बहुत बुरी हो, बहुत बुरी भूमि। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। फिर ये सब क्या है? एच मैंने मना किया था ना कि तुम्हारी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन से तो तुम अबॉर्शन कर लो, लेकिन तुम्हारी ही जिद थी, अब भुगतो। भूमिका गहरी गहरी सांस ले रही थी और वो बोली, ऐसे भुगतना पड़ेगा तो जिंदगी भर भुगतने के लिए मैं तैयार हूं और आपका बच्चा मार दूं इसके लिए मैं तैयार बिल्कुल नहीं हूं। अर्थ इस पर अपनी नजरें भूमिका से फिरते हुए कहा, और तुम भले ही मर जाओ, पर मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं भूमि। भूमिका ने अपना हाथ उठाया और अर्थ के चेहरे पर रखते हुए बोली, हमें पता है आप हमसे बहुत नाराज है, पर हम जानते हैं कि आपको ये बच्चा कितना प्यारा है और अपने बच्चे के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। अर्थ की आंखों से अब झराझर आंसू आने लगे और उसने अपना माथा भूमिका के माथे से मिलाया और बोला, क्यों जा रही हो मुझे छोड़कर? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं यहाँ तुम्हारे बिना इस दुनिया में तड़पता रहूं? भूमिका इस पर अर्थ के माथे को चूमते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं चाहती कि आप तड़पे, इसलिए आपसे एक वादा चाहती हूँ, बोलिए देंगे ना मुझे वादा? अर्थ इस पर अपना सर हमें हिलाते हुए बोला, जो बोलोगी वह करूंगा, जैसा वादा मांगोगी ऐसा वादा करूंगा, शिवाय के दूसरी शादी नहीं करूंगा। भूमिका इस पर मुस्कुराई और बोली, हम आपसे यह वादा मांगेंगे भी नहीं कि आप किसी और से शादी कर ली, क्या पता वो लड़की कैसी हो और हमारे बच्चे को प्यार करे ना करे, पर हाँ अगर सच में किसी से प्यार हो जाए और वह लड़की अच्छी हो तो उसे अपनी जिंदगी में आने देना, मेरे कारण उसे अपनी जिंदगी से दूर मत करना। अर्थ ने इस पर कुछ नहीं कहा और बस अपनी गर्दन ना में दिला दे तो भूमिका बोली, वादा करो कि आप मेरे बच्चे को बहुत प्यार करेंगे और कभी भी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे और मेरे जाने के बाद आप अपने आप को जिंदा लाश नहीं बनाएंगे, आप अपनी जिंदगी खुलकर जिएंगे अपने बेटे के साथ, अपने माँ पापा के साथ, वादा कीजिए। अर्थ ने इस पर भी नामे गर्दन हिला दी और भूमिका को कसकर गले लगा दिया और भूमिका ने भी उसे कसकर गले लगा लिया और अपनी आंखें खोली और अचानक से ही उसका हाथ नीचे की तरफ फिसल गया, जो देखकर अर्थ जोर से चिल्लाया, भूमिका। वही राठौर मैंशन मुंबई। निश्चय को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उससे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आलिया को उससे शादी नहीं करनी है क्योंकि वो सिर्फ एक प्लेबॉय है। निश्चय से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो तुरंत आलिया के कमरे की तरफ गया जहां पर आलिया अपने बैग में अपने कपड़े पैक कर रही थी। निश्चय ने दरवाजे पर खड़े ही जोर से चिल्लाकर आलिया से सवाल किया, किस लिए पैक कर रही हो बैग? आलिया ने उसे नहीं देखा और अपना सामान पैक करते हुए बोली, अपने पापा के पास जा रही हूं और उनसे माफी मांगूंगी, बोलेगी कि आप जहां चाहे मेरी शादी कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। आलिया की बात सुनकर निश्चय को बहुत गुस्सा आया और वह आलिया के पास गए और उसकी बाह पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा और आलिया के मुंह को अपने हाथ से दबाते हुए बोला, इतनी हिम्मत आ गई तुम्हारे अंदर कि तुम मुझे छोड़कर जाओगी? तुम्हारे पापा को ऊपर उठाने वाला मैं था और अब मुझे तुम्हारे पापा को दी हुई उस मदद के बदले तुम चाहिए?
समझ गया मैं कि तुम प्यार से मेरे पास नहीं आओगी अब, भले ही डील से ही, लेकिन तुम अब मेरे पास रहोगी। अगर मुझे छोड़कर जाने की सोची भी न आलिया तो मैं उसी वक्त तुम्हारी जान ले लूंगा और तुम्हारे पिता को भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। आलिया ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, ले लो जान, अच्छा होगा। कम से कम इसी बहाने खुश तो रहूंगी कि अपनी मोहब्बत की हाथों मरी हूं। लेकिन ऐसी मोहब्बत के साथ शादी नहीं कर सकती। और उसके बाद आलिया फिर से अपना बैग पैक करने लगी तो निश्चय का गुस्सा इस बार हाई लेवल पर पहुंच गया और उसने आलिया ने जो उस वक्त जीन्स और टॉप पहना था उसके बाजू फाड़ दी और आलिया को जोर से बेड पर धक्का दिया और उसके ऊपर आते हुए बोला, तुम्हारी इस तरह की हरकत का बहुत अच्छे तरीके से सजा दूंगा। और उसके बाद निश्चय आलिया के होठों पर अपने होंठ रख दिए और आलिया उसके सीने पर हाथ रखकर उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन निश्चित बिल्कुल भी आलिया से दूर नहीं हुआ और आलिया को बेतहाशा चूमने लगा। निश्चय अपना फोर्स लव आलिया के ऊपर जता रहा था जो कि शायद एलिया को नहीं चाहिए था, पर वह जानती थी कि वह निश्चय को बिल्कुल भी अपने आप से दूर नहीं कर सकती, इसलिए उसने भी निश्चय के किस में उसे रिस्पांस करना शुरू किया और उसके होठों को वह चूसने लगे। निश्चय पागलों की तरह आलिया के होठों पर टूट पड़ा था और वही आलिया के हाथ निश्चय की पीठ पर चला रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। निश्चय आलिया के ऊपर से खड़ा हुआ और उसने अपनी शर्ट को उतारकर फेंका और आलिया की टॉप को झट से उसकी बॉडी से फाड़कर दूर किया और उसकी अप्पर बॉडी पर अपने किस्सेस की बारिश शुरू कर दी हो और उसे तड़पता रहा। निश्चय बहुत ज्यादा वाइल्ड था जिस वजह से आलिया के मुंह से चीखें निकल रही थी। वह निश्चय को जैसे बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी और वह झटपट आ रही थी, लेकिन निश्चय पर उसका गुस्सा हद पार कर चुका था। निश्चय आलिया के साथ इंटीमेट होने की कोशिश में था। निश्चय ने आलिया को पूरी तरीके से बेड पर किया और टेबल पर बने बटन को प्रेस कर दिया जिससे दरवाजा पूरी तरीके से लॉक हो गया और कमरा अंधेरे से घिर गया। आलिया इन सब से समझ गई थी कि निश्चय अब नहीं रुकेगा और शायद आलिया निश्चय को रोकना भी नहीं चाहती थी क्योंकि उसे निश्चय का सेक्सुअल लव भी चाहिए था और उसका जिंदगी भर का साथ, पर सिर्फ निश्चय का अकेला साथ। वह नहीं चाहती थी कि निश्चय किसी और के पास जाए, इसलिए उसने निश्चय को नहीं रोका। निश्चय के होंठ आलिया के होठों को दबाए हुए थे और उसके हाथ रफ तरीके से उसकी पूरी बॉडी पर मूव कर रहे थे जिससे आलिया लंबी और गहरी आहें भर रही थी, लेकिन निश्चय को आलिया की तकलीफों से कोई भी फर्क नहीं कर रहा था। वो बस उसके होठों को चबाए जा रहा था। निश्चय ने आलिया के होठों को छोड़ा और उसके पूरे चेहरे पर किस और वाइट करने लगा जिससे आलिया के चेहरे पर लव बाइट के निशान बन गए, जिसे देखकर निश्चय के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई और वह आलिया के कानों को काटते हुए बोला, इस चेहरे को देखकर कोई भी तुम्हें प्यार नहीं करेगा, इसीलिए मेरी बनकर रहो। और फिर से निश्चय ने आलिया की गर्दन को निशाना बनाया और उसे बेतहाशा चूमने लगा और उसके पेट पर अपने हाथ रगड़ने लगा। निश्चय को थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था जिस पर वह पहले उठा और उसने अपने सारे कपड़े उतार कर फेंका और फिर निश्चय ने आलिया के भी कपड़ों को उसके बदन से अलग कर दिया और वापस उसके ऊपर गिर गया। निश्चय ने आलिया की पूरी बॉडी पर अपनी लव बाइट्स के निशान छोड़े और उसके हर एक कमसिन हिस्से पर अपने हाथ चलाते हुए उसे पिंच कर रहा था जिससे आलिया दर्द में इधर उधर मूव कर रही थी और अपने पैरों को कभी ऊपर करती तो कभी नीचे करती। निश्चय थोड़ा नीचे झुका और उसने आलिया के पैरों को स्प्रेड किया और उसे किस किया। इस एहसास से आलिया बिल्कुल पागल हो गई और उसने अपने हाथ निश्चय के बालों में घुसाए और उसे नोचने लगी। निश्चय उसके ऊपर उठा और आलिया की क्लीवेज, सीने में, पेट, बेली, थाई, पैर की उंगलियों पर भी किस और बाइट्स करने लगा। कुछ पल में वो पूरा पागल हो चुका था और एक तेज चीख आलिया की पूरे कमरे में गूंज गई। निश्चय अपनी मूवमेंट जारी रखता है और आलिया ने अपना एक हाथ अपने मुंह पर रखा था जिससे वो चिल्लाई ना और दूसरा हाथ उसने बेडशीट पर रखा था और उसे कस के वो दबोच रही थी, उस पर अपनी नाखून गड़ा रही थी जिसे बेडशीट हल्की हल्की फट रही थी। आलिया की आंखों से आंसू बहने लगे थे और अब उसने अपने मुंह से हाथ हटा लिया और तेज तेज चिल्लाने लगी। निश्चय अपने आप को जारी रखते हुए बोला, I really like your scream on my bed baby, not at other places. Scream loud, I want to listen your moan voice because that gives me energy. आलिया सच में बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी, लेकिन एक बार भी आलिया ने यह नहीं कहा कि निश्चय रुक जाए। चाहे आलिया उसे रोकती या ना रुकती, निश्चय रुकने वाला नहीं था। 2 दिन बाद मुंबई एयरपोर्ट एक प्राइवेट जेट लैंड किया और उसमें से अर्थ अपने असिस्टेंट ऋषि के साथ बाहर आया। इस वक्त अर्थ के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा ठंड और सख्त लग रहा था। उसने पिछले दिन ही अपनी बीवी भूमिका का अंतिम संस्कार किया था और आज वह मृत्युंजय के साथ मीटिंग के लिए मुंबई आ गया।
सबने अर्थ को बहुत रोका कि वह उसे मीटिंग को कैंसिल कर दे और कम से कम 1 महीना काम की बात छोड़ दे, लेकिन अर्थ नहीं रुके। लेकिन अर्थ की माँ बहुत अच्छे से जानती थी कि अर्थ क्यों गोवा से मुंबई जा रहा है, और वह चाहती भी थी कि अर्थ गोवा से कहीं दूर चला जाए, क्योंकि अगर वह गोवा में रहता तो भूमिका की यादों से बार बार आती और यह चीज उसे परेशान भी कर सकती थी। अर्थ चलते हुए अपनी एक बुक की हुई कार में आया और ड्राइवर ने होटल की तरफ कर चला दी। टैज होटल। इसी होटल में अर्थ ने अपने लिए रूम बुक किया था और वह सीधा कर से उतरकर रिसेप्शन पर गया, अपने कमरे की चाबियां ली और सीधा कमरे में चला गया। ऋषि का भी इसी होटल में रूम बुक था, जो कि अर्थ के रूम के ठीक सामने था, और ऋषि भी उसके पीछे पीछे अपने कमरे की तरफ चला गया और अपने कमरे में आया और अपने कमरे को अंदर से लॉक किया और अपना ब्लेजर उतारकर सीधा वॉशरूम गया और शॉवर चलाकर उसके नीचे खड़ा हो गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने केवल और केवल भूमिका का चेहरा था। कभी भूमिका हंसती, कभी बोलती, कभी खिलखिला कर हंसती, कभी उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहते, कभी वो उदास होती, कभी वो बच्चों की तरह प्यारी प्यारी मासूम हरकत करती, तो कभी वो अर्थ को छेड़ती, कभी वो अर्थ को प्यार करती। ये सारे सीन अर्थ के दिमाग में किसी फिल्म की रील की तरह घूम रहे थे। अगर वहां कोई और मौजूद होता तो शायद वो अर्थ के आंखों से बाहरी आंसू को नहीं देख पाता, लेकिन अर्थ को महसूस हो रहा था कि उन सवार की बूंद के साथ साथ उसकी आंखों से जरा जरा आंसू बह रहे हैं, जो कि सिर्फ भूमिका के लिए थे। अर्थ ने अपने हाथ का मुक्का बनाया और दीवार पर दे मारा और बहुत तेज चिल्लाया, और अर्थ वही बाथरूम में ही घुटने के बल पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। पूरे बाथरूम में अर्थ के रोने की आवाज गूंजने लगी। हल्की हल्की आवाज कमरे में भी जा रही थी, लेकिन कमरा साउंड प्रूफ था, इसलिए कमरे के बाहर आवाज नहीं जा रही थी। थोड़ी देर बाद अर्थ शवल लेकर अपने बदन पर एक टॉवल लपेटकर बाहर आया और आईने के सामने खड़ा हो गया, और जैसे ही अपने बाल ठीक करने के लिए आईने में देखा, उसे आईने में भूमिका का अक्स दिखने लगा, जो उसे कह रहा था, आप बहुत हॉट लगते हैं, ऐसे मेरे सामने टॉवल लपेटकर मत आया कीजिए। मेरा कुछ कुछ करने का मन करता है आपके साथ, और आप मुझे अपने पास हमेशा नहीं आने देते। कहते हैं तुम्हें ही दर्द होगा, लेकिन मैं कहती हूँ कि मुझे ये दर्द सहना है। प्लीज मुझे प्यार करो ना, मेरे मिस्टर हैंडसम हस्बैंड। पर तभी अचानक से भूमिका का अक्स आईने से गायब हो गया, और जो हल्की सी मुस्कुराहट अभी अर्थ के चेहरे पर आई थी वह भी गायब हो गई और गुस्से में बदल गई, और उसने गुस्से से एक लात बेड पर मारी और बोला, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया भूमिका, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मुझे अकेला इस दुनिया में छोड़कर चली गई। बहुत बुरी हो, बहुत ज्यादा। रात का वक्त द फायर विला, शिवांगी और मृत्युंजय दोनों ही बेड पर आराम से सो रहे थे कि तभी शिवांगी नींद में ही कुछ बड़बड़ाने लगी और उसके चेहरे पर उस वक्त पसीना छा रहा था। मत मारो, मत मारो, मर जाएगा। उसे मत मारो, मत मारो, उसे मत मारो, प्लीज उसे छोड़ दो। शिवांगी बड़बड़े जा रही थी और उसके चेहरे की घबराहट बढ़ती जा रही थी। शिवांगी का बड़बड़ाना तेज हुआ तो मृत्युंजय की भी आंखें खुल गई। उसने साइड लैंप को ऑन किया और शिवांगी के चेहरे को देखा तो उसकी चेहरे पर पसीना था और वो कुछ कुछ बोल रही थी जो ठीक से क्लियर नहीं था। रैबिट क्वीन व्हाट हैपेंड? नींद में बोलने की बीमारी लग गई क्या तुम्हें? मृत्युंजय ने उसे हिलाते हुए कहा, लेकिन शिवांगी नहीं उठी और उसका बड़बड़ाना तेज हो गया और एक जोर की चीख से शिवांगी उठकर बैठ गई। आह! शिवांगी उसके बाद तेज तेज रोने लगी। IUHHAAUMMMAAA। मृत्युंजय को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने शिवांगी का चेहरा अपनी तरफ कर बोला, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कोई बुरा सपना देखा? शिवांगी ने अपना सर मृत्युंजय के सीने में छुपाया और उसे पकड़ते हुए जोर जोर से रोने लगी। मेरा बच्चा मार दिया, मेरा बच्चा मार दिया, उसने मेरा बच्चा, मर गया मेरे दोनों बच्चे। शिवांगी बस रो ही जा रही थी, जिस पर मृत्युंजय ने उसका चेहरा उठाया और बोला, बस हमारे तीनों बच्चे एकदम सेफ है। क्या कुछ भी सोच रही हो, कुछ भी बोल रही हो? शिवांगी ने रोते हुए अपनी गर्दन नामे हिलाई और उसे रोते हुए बोली, उसने मार दिया मेरे बच्चे को मेरी आंखों के सामने और मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरी वजह से हमारा बच्चा चला गया। मृत्युंजय। रोते हुए शिवांगी ने अपनी गर्दन नीचे कर ली और वो अभी भी सुबक कर रही थी। मृत्युंजय को गुस्सा आ रहा था शिवांगी की ऐसी वही याद बातों पर। मृत्युंजय ने शिवांगी के चेहरे को अपने एक हाथ से दबाया और ऊपर करते हुए उसे अपनी लाल के दिखाते हुए कहा, यह सिर्फ एक सपना है रैबिट क्वीन, सिर्फ एक डरावना सपना। इस सपने को लेकर इतना मत सोचो। मेरे दोनों बच्चे अभी भी तुम्हारे पेट में हैं और तनु भी अपने रूम में शांति से सो रही है। कुछ नहीं हुआ तीनों को। जबरदस्ती मेरे तीनों बच्चों को करने के बारे में सोचो मत।
मृत्युंजय के ऐसे बोलने पर शिवांगी डर गई और उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई तो उसने पाया कि वह मृत्युंजय की कमरे में थी, जिस पर उसने एक गहरी सांस ली और मृत्युंजय के सीने पर अपना सर रखते हुए बोली, तुम जश्न को कब मारोगे? मृत्युंजय ने भी शिवांगी को अपनी बाहों में लिया और बोला, तुम चाहती हो कि मैं उसे मार डालो? शिवांगी ने इस पर हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, पहले नहीं चाहती थी, लेकिन अब चाहती हूँ, क्योंकि जब से मेरी प्रेगनेंसी की खबर बाहर आई है मुझे डर लगता है कि कहीं वो जश्न कुछ कर ना दे। मृत्युंजय ने शिवांगी को अपनी बाहों में मजबूती से थामा और बोला, उसे जश्न ओबोरोए के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वह मेरे बच्चों को मुझसे छीन सके। इस बार को आएगा लेकिन अर्थी पर जाएगा। ये सुन शिवांगी मृत्युंजय के सीने से दूर हुई और उसका चेहरा देखने लगी तो मृत्युंजय ने शिवांगी को बेड पर ठीक से लेटाया और तकिया पर उसका सर तकिए पर रखते हुए उसके माथे को चूमा और बोला, ज्यादा मत सोचो, ना ही जश्न के बारे में ना ही अपने सपने के बारे में, सब कुछ भूल जाओ और शांति से सो जाओ। सुबह का वक्त, सुबह के लगभग 10 बजे जाकर शिवांगी की नींद खुली। आंख खुलते ही शिवांगी की नजर अपनी साइड पर गई जो कि खाली थी। शिवांगी बेड पर उठकर बैठ गई और बोली, ये कहाँ चला गया? और फिर बेड से उठकर वॉशरूम गई, नहाकर बाहर आई, क्लोजेट गई और एक येलो कलर की ब्यूटीफुल साड़ी पहनी और सीधा तन्नू के रूम में गई। तन्नू का रूम बिल्कुल क्लीन था, सारी डस्टिंग सारी सफाई हो चुकी थी और तनु अपने बेड पर नहीं थी। शिवांगी अपना सर खुजलाते हुए बोली, ये सुबह सुबह बाप बेटी कहाँ चले गए? कहते हुए शिवांगी तनु के कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों से होते हुए नीचे हॉल में आए। हॉल में आकर उसने देखा कि सोफे पर बैठकर योगिता किसी से फोन पर हंसते मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। शिवांगी को उससे मृत्युंजय और तनु के बारे में पूछना था, लेकिन योगिता को किसी से बात करते थे उसने अपने आप को रोक लिया। योगिता ने फोन काटने से पहले अपनी आखिरी लाइन बोली, जी शुक्रिया, आपने हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी, अब हम इसी के हिसाब से सारी तैयारी करेंगे। जी शुक्रिया, थैंक यू। और उसके बाद योगिता जी ने फोन काट दिया। अपनी बात खत्म करने के बाद योगिता जी पलटी और जैसे ही उसने शिवांगी को देखा वह मुस्कुराई और शिवांगी के गाल को प्यार से सहलाया और उसके माथे को चूमते हुए बोली, उठ गई मेरी बच्ची। शिवांगी मुस्कुराई और बोलो, हाँ माँ मैं उठ गई, लेकिन आपका बेटा और आपकी पोती कहाँ है? मुझे दिख ही नहीं रहे। योगिता ने ये सुन अपनी आंखें छोटी करके शिवांगी को देखा और फिर शिवांगी को एक तरफ इशारा करते हुए बोले, जरा उधर घड़ी पर समय देखना क्या हो रहा है। शिवांगी ने उधर ही देखा जहां योगिता जी बोली थी तो वहां घड़ी में 10:30 हो रहे थे, जिसे देखकर शिवांगी की आंखें बड़ी हो गई। वह झट से सोफे से खड़ी हुई और बोली, 10:30 बज गई, मैं इतनी लेट तक सो रही थी, पर कल तो मैं जल्दी सो गई थी, उसके बावजूद, है भगवान, मेरे बच्ची लेट हो गई स्कूल के लिए, पता नहीं कहाँ चली गई। योगिता जी ने इस पर एकदम से कहा, स्कूल चली गई क्या? शिवांगी ने योगिता जी को देखते हुए कहा तो योगिता जी बोली, हाँ तनु स्कूल चली गई और मृत्युंजय अपने ऑफिस चला गया। सुबह 7 बजे ही मृत्युंजय उठ चुका था। उसने मुझे बोल दिया था कि मैं तनु को तैयार कर दूं और वो खुद नहाने चला गया। मैंने तनु को तैयार कर दिया और मृत्युंजय ऑफिस जाते जाते तनु को स्कूल छोड़ गया। वो दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो चुके। शिवांगी ने इस पर मुंह बना लिया और सोफे पर बैठे हुए बोली, पता नहीं मैं इतना कैसे सो गई, कल रात में 8 बजे सो गई थी। जिस पर योगिता शिवांगी के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, प्रेगनेंसी में ज्यादा देर तक नींद आना कॉमन है, टेंशन मत लो कि तुम्हें नींद क्यों ज्यादा आ रही है, होता है कभी कभी। शिवांगी इस पर योगिता को देखते हुए बोली, लेकिन तनु के वक्त तो मुझे ज्यादा नींद नहीं आती थी, उल्टा मैं बहुत कम सोई थी। मुझे लेट रात को 12 बजे 1 बजे नींद आती थी और सुबह 5 बजे उठ भी जाती थी। सोने की कोशिश करो तो भी मुझे नींद नहीं आती थी। योगिता जी ने इस पर कहा, हाँ तो यह जरूरी नहीं कि हर बार प्रेगनेंसी में आपको नींद आएगी ही आएगी। जैसे मुझे मृत्युंजय के वक्त पर नॉर्मल नींद आती थी, पर साक्षी के वक्त पर मुझे इतनी ज्यादा नींद आती थी कि पूछो मत। अपनी बातों में योगिता जी एक नाम ले गई जिस पर शिवांगी ठहर गई और उसने सवाल किया, साक्षी, ये कौन है? योगिता जी को शिवांगी के सवाल पर ध्यान आया कि उसने बातों बातों में साक्षी यानी कि अपनी खुद की बेटी मृत्युंजय की बहन का नाम ले लिया। योगिता जी सोफे से खड़ी हुई और बोली, कोई नहीं है। इसके बाद योगिता जी जाने लगी तो शिवांगी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, कोई नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में या बातों बातों में अगर किसी का नाम निकलता है तो वह हमारे दिल के बहुत करीब होता है, उसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो होता ही है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो।
कौन है साक्षी? योगिता का दिल बैठाया साक्षी का नाम सुनकर और वह रंधियाई हुई आवाज में बोली, मृत्युंजय की बहन है, उसकी छोटी बहन। मृत्युंजय के पिता की मौत के बाद वह घर छोड़कर चली गई। नहीं जानती मैं कि वह कहाँ है, किस हालत में है। मृत्युंजय ने भी कभी जानने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि वो उस इंसान के लिए इस घर को छोड़कर गई थी, जो इंसान सिर्फ इस घर की बर्बादी चाहता था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।